जय हिंद। देखो भाई, ये है हमारा प्यारा भारत एंड ये पूरी दुनिया एंड अभी के टाइम पर जो वार वगैरह चल रहा है उसके वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी भाई साहब स्लो डाउन हो पड़ा है। ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ये वार के लिए सफर कर रहा है। 2-3 देश लड़ रहे हैं लेकिन भाई साहब पूरी दुनिया की इकोनॉमी को स्लो डाउन करके रखे हैं यहाँ पर। और जो ग्लोबल ट्रेड वगैरह भाई हो रहा है ना, उसमें भी टेंशन है भाई साहब। सही टाइम पर सही जगह माल पहुंच नहीं पा रहा है, कहीं कहीं पर मेडिसिन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट भी नहीं पहुंच पा रहा है एंड डिफरेंट इशू डिफरेंट कंट्रियों का है। लेकिन ओवरऑल अगर देखोगे तो भाई साहब ट्रेड में भी हर एक कंट्री सफर कर रहा है यहाँ पर। और ऑयल का प्राइस का बात ही ना बताऊं तो अच्छा है भाई। ऑयल का प्राइस कभी बहुत ज्यादा ऊपर चले जा रहा है तो कभी बहुत ज्यादा नीचे चले जा रहा है। कभी किसी देश को ऑयल ही नहीं मिल रहा है, कभी किसी देश को उसके जरूरत के हिसाब से ऑयल नहीं मिल रहा है। जैसे अभी इंडिया के साथ हो रहा है भाई साहब। इंडिया के पेट्रोल पंप को लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑयल दिया जा रहा है। भले ही हमारे पास 60 दिन का रिजर्व है, जो कि मैंने ऑलमोस्ट 2-3 वीडियो पहले एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था, लेकिन हमारे पास रिजर्व है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दिन में सारा पेट्रोल उड़ा दे। उस पेट्रोल को सेव करने के लिए गवर्नमेंट ने एक लिमिटेड अमाउंट फिक्स कर लिया है, जो कि हर एक पेट्रोल पंप के लिए फिक्स है। और उसी पेट्रोल पंप को इतना लिमिट में पेट्रोल जाएगा। और उसके वजह से क्या होता है भाई साहब, पेट्रोल पंप वाले भी 100-200 का ही पेट्रोल भरवाते हैं बाइक वगैरह में। और मैंने जब पेट्रोल भरवाने गया तो भाई साहब लिमिट था 200 रुपए। 200 से ज्यादा कोई भी पेट्रोल पंप पेट्रोल नहीं भर रहा था वहां पर। तो इनडायरेक्टली अगर देखोगे तो भाई साहब जनरल लोग ही यहाँ पर सफर कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा दुनिया का प्रॉब्लम के अंदर भी हमारा इंडिया का जो इकोनॉमी है भाई साहब, ये ग्रो कर रहा है। एंड हमारा इंडिया का एक्सपोर्ट भी धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा है। इवन ही पूरी दुनिया में वार वगैरह चल रहा है। इवन इफ इंडिया को सप्लाई पेट्रोल डीजल का ठीक से ठीक टाइम पर नहीं हो रहा है, लेकिन हम तभी भी ग्रो कर रहे हैं। अगर सिर्फ अप्रैल महीने का बात करोगे ना भाई साहब, इंडिया एक्सपोर्ट 13% बढ़ाया भाई साहब। एंड हाँ, हमारा ट्रेड डेफिसिट $28 बिलियन का है, लेकिन दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम। अगर अप्रैल मंथ को देखोगे, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन करने वाला प्रॉब्लम है। अगर हमारा डिमांड सप्लाई वगैरह चेन को हम लोग बैलेंस वगैरह कर पाए तो ये ट्रेड डेफिसिट एंड सरप्लस गेम को हम खेल सकते हैं, लेकिन उसका मुद्दा अभी नहीं है। और वैसे इंडिया जैसा कंट्री के लिए ये जो 13% है, ये तुम्हें लगता होगा भाई साहब बहुत ही छोटा अमाउंट है। ठीक है, 13% ही तो बढ़ा है, फिर भी $28 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है यहाँ पर। लेकिन ये 13% अभी का जो टाइम चल रहा है उसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि भाई साहब इवन मेजर इकोनॉमी यहाँ पर लॉस में चल रहे हैं। उनका ट्रेड वगैरह इतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है, लेकिन इंडिया अभी भी राइज कर रहा है, अभी भी अपना एक्सपोर्ट को बढ़ा पा रहा है। दिस इज ए बिग डील फॉर इंडिया राइट नाउ, क्योंकि पूरी दुनिया में भाई बात देखो, पूरी दुनिया में अभी वार चल रहा है। एंड ये जो वार है इतना स्पेशल वार क्यों है, क्योंकि भाई साहब ये वैसे जगह पर चल रहा है जहाँ को पेट्रोलियम का हाईवे बोला जाता है भाई साहब। एंड पेट्रोलियम पूरी दुनिया का एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। एंड उसके वजह से भाई साहब पेट्रोलियम अगर ना होगा तो भाई साहब पूरी दुनिया का इकोनॉमी स्लो डाउन होगा, पूरी दुनिया का बाजार बंद होगा, पूरी दुनिया का इकोनॉमी यहाँ पर सफर करेगा। हाँ ठीक है, ये 13% हम लोग ग्रो कर पाए, लेकिन भाई सोचने वाला बात है कि इस संकट के टाइम पर हम लोग ग्रो कैसे कर पाए, इंडिया का इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ रहा है एंड हम लोग एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा पा रहे हैं। एंड एक स्टैटिस्टिकल डाटा में बता दूं, ये जो इंडिया का पहला क्वार्टर निकला है ना भाई साहब, इसमें इंडिया का इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म किया है। लगभग 7.8% का ग्रोथ रेट के साथ इंडिया का इकोनॉमी ग्रो किया है। आरबीआई का प्रोजेक्शन था कि भाई साहब 6.5% का ग्रोथ रेट दिखा गया यहाँ पर। एंड इंडिया का जो नॉमिनल ग्रोथ रेट है ये 8.8% के साथ बढ़ा है। एंड नॉमिनल जीडीपी क्या होता है भाई साहब, इसको समझाने के लिए भाई साहब 5 मिनट चाहिए होगा, लेकिन इस वीडियो में इतना ज्यादा टाइम नहीं है, तो हम किसी और वीडियो में समझ जाएंगे। एंड अगर सबसे स्पीड ग्रो करने वाला सेक्टर को देखोगे तो भाई साहब, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखोगे तो लगभग 7.7% का ग्रोथ किया है भाई साहब इस क्वार्टर में। 7.6% का ग्रोथ किया है कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने। इंडिया के जो रिसेंट कॉमर्स सेक्रेटरी हैं राजेश अग्रवाल साहब, इनका कहना यह है कि भाई साहब जो इंडिया का एक्सपोर्ट है 43.5 बिलियन डॉलर तक को पहुंच गया है यहाँ पर। एंड इंडिया का जो इम्पोर्ट है यहाँ पर 72 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। यानी कि अगर ट्रेड डेफिसिट को यहाँ पर तुम देखोगे तो ऑलमोस्ट 28 बिलियन डॉलर का यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट इंडिया लेकर चल रहा है। लेकिन हमारा ट्रेड डेफिसिट हर साल धीरे धीरे करके गिरते आ रहा है। तो आने वाले कुछ सालों के अंदर में भी हम लोग ट्रेड सरप्लस में आ जाएंगे या नेट जीरो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा हमारा इकोनॉमी। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूजन में होंगे कि यार ट्रेड डेफिसिट है क्या। देखो भाई, तुम कुछ सामान बेचोगे, तुम कुछ सामान खरीदोगे। अगर तुम ज्यादा बेच के कम खरीद रहे हो तो तुम सरप्लस में हो, यानी कि तुम कुछ कमा रहे हो। लेट्स सपोज तुम 100 रुपए का बेचे और 80 रुपए का खरीदे, तो तुम यहाँ पर 20 रुपए का ट्रेड सरप्लस में हो। अगर तुम 80 रुपए का बेचे और 100 रुपए का खरीदे, तो तुम यहाँ पर 20 रुपए का ट्रेड डेफिसिट में हो। और ये 20 रुपए कैसे भरपाई किया जाता है भाई साहब, लोन लेकर। तो इंडिया यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट में है, यानी कि ज्यादा खरीदता है एंड कम बेचता है। तो इंडिया यहाँ पर 72 बिलियन डॉलर का माल खरीदा है एंड 43 बिलियन डॉलर का माल बेचा है। तो इसको अगर देखोगे तो भाई साहब 28 बिलियन डॉलर का हम लोग ट्रेड डेफिसिट
डेफिसिट में आ गए। और ये बात जो है सिर्फ और सिर्फ अप्रैल मंथ की बात है, पूरे साल का हम लास्ट के अंदर जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तब देख पाएंगे। अभी उसका डेटा हमारे पास नहीं है, फ्यूचर का बात हम लोग बता नहीं सकते। और देखो ये टाइम पर इंडिया का ग्रोथ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि देखो भाई साहब चल रहा है यहाँ पर मिडिल ईस्ट में वार। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है यहाँ पर भाई साहब तबाही चल रही है। यहाँ पर कौन किसको कभी अटैक कर रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। यूरोप के कंट्री को अगर देखोगे तो यहाँ पर इकोनॉमी स्लो डाउन हो गया है, यहाँ पर ग्रोथ इतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है। एंड ये मिडिल ईस्ट के वार की वजह से भाई साहब सप्लाई चेन पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है। इन कंट्री से जो भी प्रोडक्ट वगैरह सामान वगैरह खरीद रहे थे पूरे दुनिया, यहाँ पर तबाही वगैरह होने की वजह से गया भाई साहब यहाँ पर सारे बिजनेस। एंड वार वगैरह होने की वजह से नेचुरली जो शिपिंग कॉस्ट वगैरह है ये ज्यादा हो रहा है। एंड अगर शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ेगा। तो इंडिया में जो सामान वगैरह मिल रहा है कुछ कुछ कंट्री इंडिया का प्रोडक्ट भी प्रेफर कर रहे हैं ताकि शिपिंग कॉस्ट की वजह से उनका प्रोडक्ट का प्राइस ना बढ़े। एंड इस कंडीशन में एक और चीज तुम्हें नजर आ रहा होगा भाई साहब, इंडिया का इंपोर्टेंस पूरी दुनिया में धीरे धीरे बढ़ रहा है। इंडिया का जो इंजीनियरिंग गुड्स है, फार्मास्यूटिकल गुड्स है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, टेक्सटाइल प्रोडक्ट, इन सब का डिमांड धीरे धीरे पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। उसके वजह से हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। एंड दिस इज ऑल्सो गुड न्यूज फॉर इंडिया भाई। लेकिन इंडिया का जो ये एक्सपोर्ट है भाई साहब ये दुनिया का कुछ कंट्रियों से आ रहा है, लेकिन जो वेस्ट एशिया के कंट्री है ना यहाँ पर, इन कंट्री में जो भी हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे ये तो ड्रास्टिकली ड्रॉप हुआ ही है भाई। हम लोग पहले भाई साहब वेस्ट एशिया को लगभग 5.7 बिलियन डॉलर का माल एक्सपोर्ट करते थे। एंड अगर अभी देखोगे तो भाई साहब 4.16 बिलियन डॉलर का माल एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग 28% कम माल एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं वेस्ट एशिया को। एंड इसमें भी हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। एंड हम जो माल इंपोर्ट करते थे भाई साहब वेस्ट एशिया से लगभग 15 बिलियन डॉलर का माल हम लोग इंपोर्ट करते थे। एंड अभी लगभग 10 बिलियन डॉलर का माल इंपोर्ट करते हैं। 5 बिलियन डॉलर का माल हम कम इंपोर्ट करते हैं। ये जो कम इंपोर्ट हो रहा है ये ऐसा नहीं कि हमारा डिमांड कम हो रहा है वेस्ट एशिया का प्रोडक्ट का, नहीं भाई, हम लोग माल लेकर ही नहीं आ पा रहे हैं। पेमेंट वगैरह का एंड ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इसके वजह से हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट धीरे धीरे यहाँ पर कम होता जा रहा है। लेकिन ये वेस्ट एशिया इंडिया के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इवन इफ यहाँ पर इंडिया का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। देखो भाई वेस्ट एशिया पर इंडिया निर्भर एक चीज के लिए है, यह है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ऑलमोस्ट 84-85% हम लोग डिपेंडेंट है गल्फ कंट्री के ऊपर अपने एनर्जी सप्लाई के लिए, यानी कि पेट्रोल डीजल वगैरह के लिए। एंड 60% ऑलमोस्ट एलपीजी वगैरह के लिए हम लोग गल्फ के ऊपर डिपेंडेंट। एंड बहुत सारे हमारे इंडिया के मजदूर लोग यहाँ पर काम करने जाते हैं, चाहे यूएई हो, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे वो कुवैत हो, इराक हो, सीरिया हो, ओमान हो। एंड उसके वजह से हम लोग लगभग 100 बिलियन डॉलर का रेमुनरेशन कमा पाते हैं, यानी कि जो पैसा बाहर कंट्री से इंडियन लोग कमा के इंडिया में भेजते हैं उसको हम लोग रेमुनरेशन बोलते हैं। और अगर ध्यान से मैप को देखोगे तो भाई साहब ये एक इंपोर्टेंट कॉरिडोर भी हो जाता है। यहाँ पर अगर रेड सी को देखोगे यहाँ से ही ऑलमोस्ट 90% ऑफ द व्यापार होता है, क्योंकि पूरा अफ्रीका अगर घूम के जाना है तो ज्यादा कॉस्ट लगेगा यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का। एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो फिर इस रास्ता से जाता है भाई साहब। एंड इस रास्ता का कोई भी अदर सब्स्टिट्यूट ही यहाँ पर नहीं है। एंड अगर यूएई को देखोगे, सऊदी अरबिया को देखोगे, कतर को देखोगे, कुवैत को देखोगे, इन कंट्री के साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है व्यापार को लेकर। एंड इनके साथ हम लोग बिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेड करते हैं पेट्रोलियम वगैरह के लिए। एंड कुछ अदर प्रोडक्ट भी हम लोग सेल वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा रास्ता बंद हो जाता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का इन कंट्रियों से, जिन कंट्रियों के साथ हमारा अच्छा रिलेशन है। इवन इफ पूरी दुनिया में वार वगैरह चल रहा है, लेकिन इंडिया का जो मार्केट है ये अभी स्लो डाउन इतना ज्यादा नहीं हो रहा है। हम लोग इवन वार के टाइम पर भी हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ा पा रहे हैं, यानी कि वी हैव द कैपेबिलिटी कि हम वार वगैरह के टाइम पर हमारा खुद का डिमांड पूरा करने के साथ साथ पूरी दुनिया का डिमांड भी कुछ मात्रा में पूरा कर सकते हैं। तो हमको इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज पर हमारा टेंशन है, वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कोई भी सोर्स नहीं है। एंड ये जो एक्सपोर्ट हम लोग कर पा रहे हैं इसमें अगर देखोगे तो इंडिया का बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। हम लोग एक्सपोर्ट करने के मामले में अगर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग चीजें ज्यादा बनाएंगे। एंड अगर हम लोग धीरे धीरे करके प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो हमारे को एम्प्लॉयमेंट ज्यादा चाहिए होगा। एंड अगर हमारे को एम्प्लॉयमेंट ज्यादा चाहिए होगा तो हमारे इंडियन लोग ज्यादा एम्प्लॉय होंगे। एंड ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो भाई साहब तुम्हें पता है फॉरेन करेंसी धीरे धीरे करके इंडिया में बढ़ने लगेगा, हमारा फॉरेन रिजर्व यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। एंड अगर हम एक बार मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे करके बढ़ाने लगे तो हम मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपोर्ट होकर कुछ अदर प्रोडक्ट भी ट्राई कर सकते हैं, जिसका डिमांड पूरी दुनिया में ज्यादा हो जाए आने वाले टाइम पर। ये भी पता नहीं है, हो भी सकता है। एंड अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा कंट्री को धीरे धीरे करके करने लगेंगे तो भाई साहब उन कंट्री के ऊपर हमारा इन्फ्लुएंस भी बढ़ता जाएगा। एंड हमारे जो इंडिया का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है ये धीरे धीरे पुश होता जाएगा। एंड अदर बहुत सारे बेनिफिट इंडिया को होने वाला है अगर हम एक्सपोर्ट बढ़ा पाए धीरे धीरे। तो देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है।
पूरी दुनिया अभी संकट में है और इस संकट को संकट मोचन करने के लिए इंडिया धीरे धीरे एक्सपोर्ट वगैरह तो बढ़ा रहा है, लेकिन ये देखना होगा कि नेक्स्ट मंथ क्या होगा। मई के मंथ में भी कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो सकता है इंडिया का एक्सपोर्ट रिलेटेड, में भी एक्सपोर्ट डाउन हो सकता है। आई होप एक्सपोर्ट डाउन ना हो और बढ़ता जाए, हमारा ट्रेड डिफिसिट धीरे धीरे कम होता जाए, लेकिन आने वाला टाइम ही बताएगा एक्चुअली क्या होगा। हम लोग ज्यादा सोचने से कुछ होगा नहीं, तो देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। फिलहाल मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।